हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने आज हमारा देश जिस हालात में है या फिर जिस कंडीशन में है, तो वो वैसा था नहीं। हमारा देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो इस देश को एक करके जो भारत बनाने का कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार, इन्हें कहा जाता था एक उपाधि की तरह। सरदार का जो मीनिंग होता है वो होता है एक किसी ग्रुप ऑफ पीपल का हेड। तो क्योंकि सरदार पटेल जब से राजनीति में आए तब से इन्होंने कई जो एक ग्रुप थे, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो समाज में ऐसे लोग हों जिनका समाज में अस्तित्व या फिर उनका जो समाज में उस समय पर निर्वहन करने की जो उनकी शक्ति थी, जो उनकी ताकत थी, वो बहुत कम थी। तो सरदार पटेल हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहे जिन्हें समाज ने अपनों से अलग किया, या फिर जब अंग्रेज हम भारतीयों पर अत्याचार करते थे तब सरदार पटेल ने सबका साथ दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार के नाम से जाना जाते थे, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, जिन्हें कि सरदार के नाम से जाना जाता था, ये एक लॉयर थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे और सबसे इम्पोर्टेंटली एक स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन्स मीन्स देश प्रेमी, जो व्यक्ति देश से काफ़ी प्यार करता है। तो ये भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर रहे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे 1947 से 1950 तक। इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि भारत को एकजुट करने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इन्होंने जो कंट्री का स्ट्रगल था, जो आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष था, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका ही गाइडेंस था कि हमारा देश एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन बन पाया। भारत में और हर जगह इन्हें सरदार कहा जाता था और सरदार का मतलब मैं जैसे बता चुका हूँ कि मुखिया। इन्होंने भारत के होम मिनिस्टर के रूप में काम किया जब भारत का एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो रहा था, जब इंडो पाकिस्तानी वॉर हो रहा था 1947 में। सरदार पटेल, जो कि किसी भी, आप कह सकते हैं कि परिचय के या किसी सम्मान के वो मोहताज नहीं थे। उनके द्वारा जो किए गए काम थे, उन्होंने उनको अपने आप महान लोगों की श्रेणी में, उस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया था जहाँ वो दुनिया से हटके थे। पर हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मान देने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, वो 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल को डेडिकेट किया, जिसकी हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 182 मीटर्स और 597 फीट है। सो ये आपके सामने है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में केवड़िया जो करके जगह है वहाँ पर लोकेटेड है। सरदार पटेल का जीवन जो रहा हमेशा संघर्षों से भरा रहा। खुद के लिए नहीं, पर जनता के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। सरदार पटेल का जो जन्म है वो नाडियाड में हुआ था, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये वहीं पर गुजरात में पले बढ़े। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, किसानों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे, तब सरदार पटेल ने जो खेड़ा था, खेड़ा, बोरसाड़, बारदोली, जो ये गुजरात में आते थे, यहाँ के तब जो मजदूर वगैरह थे उन्हें इकट्ठा किया और इन्होंने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चालू किया और ये वहाँ के गुजरात के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स बन गए थे। इन्हें 49 प्रेसिडेंट भी बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इन्होंने जो पार्टी के 1934 और 1937 में जो इलेक्शन थे उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर के रूप में और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो जो रिफ्यूजीज़ वगैरह पंजाब या दिल्ली में आए थे पाकिस्तान से, तो उनके लिए इन्होंने काफ़ी रिलीफ एफर्ट्स, काफ़ी राहत सामग्री उन लोगों को प्रोवाइड करवाई उस टाइम पर। और जो उस समय हमारा देश
रायोट्स और वॉर की एक आग में जल रहा था, तो इनके ही एफर्ट्स थे जिससे हमारी कंट्री में पीस जो थी वो रिस्टोर हुई। इन्होंने टास्क अपने हाथों में लिया, इन्होंने वो कमान अपने हाथों में ली कि ये भारत को एक एकीकृत भारत बनाना चाहते थे, जो भारत कई प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। क्योंकि जब अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी थी तो उन्होंने जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर एक छोड़ दिया था फैसला कि आप चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हैं, और आप चाहे तो खुद आज़ाद भी रह सकते हैं। बट सरदार पटेल जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो यूनिटी है, आने वाले समय में हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है, उसे हार्म करेगा। और तब उन्होंने कोशिश की, उन्होंने टास्क अपने हाथों में लिया कि वो एक यूनाइटेड इंडिया को क्रिएट करेंगे, एक एकता से संपूर्ण भारत को बनाएंगे। और तब जो प्रोविंसेस थी जो उस टाइम डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आती थी, अप्रोक्सीमेटली 565 ऐसी सेल्फ गवर्निंग प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का। तो पटेल ने सारी जो प्रिंसली स्टेट थी उन्हें परसुएट कर लिया था कि वो भारत के अंडर आ जाए। और उन्हीं का ये कमिटमेंट था नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कि जो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री का जो नेशनल इंटीग्रेशन किया था इन सब प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, जो उन्होंने एक देश बनाया था, इसी के कारण उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा गया था। अब जैसा कि कहा जाता है, कहावत है कि पूत के पाँव पालने में, तो सरदार पटेल का जीवन भी ऐसा ही रहा कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और या फिर उसके पहले भी शुरू से ही उन्होंने जो भी काम किया, चाहे उन्होंने अपनी जो लॉयर के रूप में प्रैक्टिस की हो, एक काफ़ी प्रसिद्ध लॉयर भी रहे वो एक समय पर, उनका जो प्रोफेशन था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, बट उन्होंने फिर भी अपनी लाइफ में अपना जो वर्क था और अपना जो पूरा समर्पण था वो हमेशा जनता के भले के लिए और उस समय पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करने में, सभी लोगों को एकजुट करने में उन्होंने अपने एफर्ट्स दिए थे। और एक उनके बारे में एक पॉपुलर, एक आप कह सकते हैं कहानी टाइप से भी है कि जब वो काफ़ी छोटे थे तो उनके शरीर में काफ़ी कह सकते हैं कि एक घाव सा हो गया था, जो कि काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि खराब सा सड़ गया था। तो जो डॉक्टर थे, जो मतलब एक जो उस समय पे होता था कि जो इलाज करने के लिए जो थे बार्बर वगैरह थे, तो उस टाइम पे ये होता था कि उसे मतलब जला दिया जाता था ताकि वो जो घाव है वो फैले ना। तो जो बार्बर था वो काफ़ी डर रहा था, तो सरदार पटेल ने बिना हेजिटेशन, बिना उनके हाथ कांपे, उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में वो जो एक गरम छड़ी टाइप से होती है वो ली और उन्होंने उसको जो था घाव को उसको जला दिया। सो यहीं से दिख गया था कि ये जो बच्चा है या ये जो व्यक्ति है, ये आने वाले समय में काफ़ी एक बड़ा नाम करने वाला है। सरदार पटेल ने अपने ज़्यादा जो समय था वो अपने परिवार से दूर बिताया, खुद के दम पे ही उन्होंने सारी पढ़ाई की, जो बुक्स वगैरह थी वो दूसरे लॉयर्स से लेते थे पढ़ने के लिए, और उन्होंने जो अपनी एग्जामिनेशंस थी वो सिर्फ 2 साल में ही पूरी कर ली। 1909 में जो पटेल की वाइफ थी, सरदार पटेल की, झावेरबा, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया बॉम्बे में, क्योंकि वो कैंसर था उन्हें। और मतलब ऑल दो उस टाइम पे उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ था, बट स्टिल जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो विटनेस ऐसा कहते हैं कि जब सरदार पटेल जो थे, उन्हें एक नोट आया जब वो कोर्ट में उस समय पर अपनी कोई एक केस को लेकर अपनी दलील पेश कर रहे थे, उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया और अपनी जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी वगैरह वो चालू रखी। और जब वो केस जीत गए तो उसके बाद उन्होंने जब प्रोसीडिंग्स वगैरह ख़त्म हो गई तब उन्होंने ये न्यूज़ दी कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि उनकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हो चुकी है। सरदार पटेल पॉलिटिक्स में कैसे आए? तो सितंबर 1917 में सरदार पटेल ने बोरसाड़ में एक काफ़ी अच्छी एक स्पीच डिलीवर करी, काफ़ी इनकरेज करने वाली, जिसने उस समय पे भारतीयों को काफ़ी इनकरेज किया कि गांधी जी ने जो उस समय पर स्वराज, सेल्फ रूल का, एक खुद के देश पे खुद राज करने का जो एक गांधी जी का पेटिशन था जिसमें वो स्वराज की मांग कर रहे थे ब्रिटेन से, उन्होंने उसे काफ़ी इनकरेज किया, लोगों के बीच गए, लोगों को बताया, उसका मीनिंग समझाया और लोगों को जोड़ना चालू किया। उन्होंने उस समय पर जो खेड़ा जगह थी वहाँ पे प्लेग
काफ़ी बुरी तरीके से एक महामारी की तरह फैला हुआ था, उस समय में उन्होंने काफ़ी रिलीफ एफर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए। जो खेड़ा के पीजेंट थे, जो खेड़ा के मजदूर थे, उन लोगों ने उनसे मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो थी, उन लोगों से उस टाइम पे उन्होंने एक, क्योंकि फेमाइन फैला हुआ था, क्योंकि महामारी थी, तो उस समय उन लोगों ने, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, उन लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए जो टैक्सेशन, जो उनके ऊपर कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, उससे उन्हें छूट दे दी जाए। बट जो ब्रिटिश थे, उन्होंने उनकी ये जो मांग थी, इसे नकार दिया था। तब गांधी जी जो थे, उन्होंने किया था, मतलब वहाँ पे सबसे पहले इंडोर्स के इसके खिलाफ स्ट्रगल किया जाए, बट वो खुद उसे लीड नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय पे गांधी जी खुद जो चंपारण था, वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जब गांधी जी ने बोला कि कोई ऐसा एक्टिविस्ट जो पूरे डिवोट होकर, खुद को पूरी तरीके से समर्पित करके इस असाइनमेंट को पूरा कर सके, तो तब सरदार पटेल ने आगे रहकर कहा कि वो इस खेड़ा जो सत्याग्रह है, खेड़ा जो आंदोलन है, उसे जो है वो खुद वॉलंटियर करेंगे। और इससे गांधी जी काफ़ी खुश भी हुए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांव-गांव जाना चालू किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने वहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ें थी, उन्हें जाना, और उसके बाद उन्होंने विलेजर्स से कहा कि वो अपना सपोर्ट दें और स्टेट वाइज पूरा रिवोल्ट करें और रिफ्यूज़ कर दें कि वो सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। हज़ारों की संख्या में एक्टिविस्ट और फार्मर्स को अरेस्ट किया गया, बट सरदार पटेल उस समय पर अरेस्ट नहीं हो पाए। उन्होंने जो अपना स्ट्रगल था वो जारी रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट आखिर में एग्री हो गई पटेल से नेगोशिएट करने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस था उस पर्टिकुलर साल के लिए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए, और जो रेट था, जो दर थी ब्याज की जो किसानों से लिया जाता था, उसे भी कम कर दिया जाए। और इस खेड़ा सत्याग्रह के बाद जो सरदार पटेल थे, वो गुजराती लोगों के लिए एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए। सरदार पटेल और महात्मा गांधी का जो रिलेशन रहा, वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला भी रहा, बट उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी को एक हाईली डिग्निफाइड, रेस्पेक्टेड माना। उनकी हमेशा वो इज्जत करते थे, उनकी हमेशा बात सुनते थे। तो सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसे भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था, जब चोरी चोरा करके एक जो जगह है, वहाँ पर जो एक पुलिस चौकी थी, उसे जला दिया गया था। वहाँ पे जो सारे पुलिस ऑफिसर वगैरह थे, उन सबको भी उसी के साथ जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में। तो उसके कंसिक्वेंसेस थे कि महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था, उसे वापस ले लिया था। तो ये जो कंट्रोवर्शियल सस्पेंशन था, क्योंकि उस समय पर असहयोग आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि आज़ादी दूर नहीं है, बट महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट के बाद, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसे सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। गुजरात में उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया अल्कोहलिज्म, अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पटेल की जो की अचीवमेंट थी, वो ये थी कि उन्होंने जो डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज़ थी, जो अलग अलग जात और धर्म के लोग थे, उन लोगों के बीच एकजुटता और उनके बीच आपस में ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर पैदा किया, जो कि सोशियो इकोनॉमिक लाइंस पे बटे हुए थे, जो या सामाजिक स्तर पे बटे हुए थे या आर्थिक स्तर पे एक दूसरे से दूर थे। जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी और गांधी जी और पटेल को अरेस्ट कर लिया गया 1932 में, जनवरी 1932 में, जब स्ट्रगल रीओपन हुआ, तो येरवाड़ा की जेल में इन दोनों को साथ में कैद करके रख दिया गया। यही इम्प्रीजनमेंट का वो टाइम था जेल का, कि जब पटेल और गांधी के जो रिश्ते थे, जो उनकी नज़दीकियाँ थी, वो बढ़ी, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड ऑफ अफेक्शन, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति जो मतलब सद्भाव रहता है, वो बढ़ा। उन दोनों के बीच जो फ्रेंकनेस थी, वो बढ़ी, एक दूसरे से उन्होंने बातें शेयर की, एक दूसरे पर उनका भरोसा बढ़ा। उस कारण महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। और इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसे ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी हमेशा सरदार पटेल को अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। कई उनके बीच आर्ग्यूमेंट होते थे, कई उनके बीच डिस्कशन हीटेड होते थे, बट स्टिल पटेल जो थे, उनके इंस्टिंक्ट को, उनकी लीडरशिप को हमेशा रेस्पेक्ट करते थे। सरदार पटेल जो थे, वो ऐसा माना जाता था कि अपने जो भी डिसीजंस होते थे, उनको लेके काफ़ी रिजोल्यूट रहते थे। तो उसको लेके उनके हमेशा जो उनके पार्टी के
कोवर्कर्स थे उनसे उनके जो विवाद वगैरह थे, जो बड़े लीडर्स थे जो कि डिसीजन मेकिंग में रहते थे इन्वॉल्व, उन सब के साथ उनके जो हीटेड आर्ग्यूमेंट वगैरह होते रहते थे। बट ही ऑलवेज रिमेंड द मैन ऑफ वर्ड, वो हमेशा अपने शब्दों पे अड़िग रहते थे, जो वो फैसला ले लेते थे उसे पूरा करते ही थे। कई बार उनके नेहरू से भी इन चीज़ों को लेकर वाद विवाद हो जाता था। जब उन्होंने 1936 का जो कांग्रेस सेशन हो रहा था तो उन्होंने नेहरू जी का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि उस समय वो एडॉप्शन ऑफ सोशलिज्म, एक जो समाजवाद का एडॉप्शन को लेकर कांग्रेस ने जो वहाँ पे डिक्लेरेशन उस टाइम पे पास करवाना चाहते थे कांग्रेस के सेशन में, उन्होंने ये माना था कि इट वॉज अ डाइवर्जन फ्रॉम द मेन गोल ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस, कि ये जो समाजवाद की एक डेफिनेशन, ये जो एक समाजवाद की डेफिनेशन जो है, जो सोशलिज्म एडॉप्ट करने की बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस का मेन गोल है उससे हमारी कंट्री के स्ट्रगल को डाइवर्ट कर देगी। पटेल को ये भी फियर था, वो ये चीज़ से भी डरते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं इन सब जो उन्हें मौके मिलेंगे जब इन सब फैसलों के कारण, तो कहीं वो इसका फ़ायदा उठाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच भी आपस में कहीं लड़ाई ना करवा दे। और वो चाहते थे कि उनकी जो पार्टी है वो उस समय पर किसी भी कारण से जो उनका गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, जो उनका गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, उससे भटक ना जाए। 1938 में उन्होंने उस समय के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, उनके खिलाफ पूरी तरीके से उनका अपोजिशन किया, उनका विरोध किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि सरदार पटेल जो है वो मतलब महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल थे नॉन वायलेंस के, उससे हटकर जा रहे हैं। और पटेल ने देखा कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें पार्टी के अंदर और पावर और ताकत चाहिए थी, और उन्होंने जो सीनियर कांग्रेस लीडर था उनको साथ लेकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, एंड इट रिजल्टेड इन सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन। सुभाष चंद्र बोस को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, मौलाना आज़ाद जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है, सी राजगोपालचारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल रहे थे, तो इनिशियली इन लोगों ने जो था गांधी जी का जो प्रपोजल था कि ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, जो कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वो लाए थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने काफ़ी उनका विरोध किया गांधी जी का कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये अच्छा नहीं है। बट उस टाइम पर सरदार पटेल जो थे वो महात्मा गांधी के बिल्कुल अड़िग होकर साथ में खड़े रहे कि नहीं, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये जो कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो एक आज़ादी का एम है उसे प्राप्त करने में, उसे अचीव करने में मदद करेगा। उनकी ये फीलिंग थी कि ब्रिटिश जो है वो इमीडिएटली तो देश नहीं छोड़ेंगे, बट पटेल हमेशा ये मानते थे कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा एक पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पे एक कोई अगर उनके खिलाफ रेबिलियन, उनके खिलाफ विद्रोह किया जाए तो ये इंडियन पीपल को गैल्वनाइज करने का काम करेगा। उन्हें अपना जो गोल है, उन्हें जो अपना एम है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, उस तरफ भारत के लोगों का ध्यान ले जाएगा, जो कि अभी वॉर के कारण उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें उनका ध्यान कहीं और बटा हुआ था। तो वो स्ट्रांगली इस चीज़ को मानते थे कि ऐसे रिवोल्ट की ज़रूरत है। और पटेल ने उस टाइम पर जब उनका विरोध किया गया पार्टी में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, मौलाना आज़ाद ये भी काफ़ी बड़े नेता थे, तो उन्होंने उस टाइम पर पार्टी से रिज़ाइन करने की भी वो अपनी इंटेंशन जताई, अपनी इच्छा जताई थी कि वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं अगर ये रिवोल्ट अप्रूव नहीं होता है तो गांधी जी ने उस टाइम पे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उन पे काफ़ी प्रेशर डाला और उन्हें अप्रूव करने को कहा कि एक जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट है, जो ये असहयोग आंदोलन है, जन असहयोग आंदोलन, ये हम चालू करेंगे। और एआईसीसी ने आखिरकार 7 अगस्त 1942 को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे अप्रूव कर दिया कि कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसका काफ़ी स्ट्रगल, मतलब इसका काफ़ी विरोध भी किया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कैसे इसके रिस्पेंड किया जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया, उन्होंने मोस्ट ऑफ द लीडर जो कांग्रेस के थे उन्हें अरेस्ट कर लिया, जेलों में डाल दिया। बट जो वाइसरॉय थे उस समय पर, उन्होंने विंस्टन चर्चिल जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के, उन्हें जो एक बोलते हैं कि केबल उस टाइम पे मेल किया था, संदेश भेजा था, उसमें लिखा था कि डेट
क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन इंडिया में लॉन्च किया गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1857 के बाद से अब तक का सबसे सीरियस रेबिलियन, सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि कड़ा विद्रोह जो था वो ये था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, कई जो प्रोटेस्टर थे वो मारे गए क्योंकि उनके पुलिस से थे जो वायलेंट कन्फ्रंटेशंस हुए, स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुई, कई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भारत के हर भाग में उस समय पर हुई। सरदार पटेल को 15 जून 1945 को जब रिलीज़ किया गया तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब वो भारतीयों के हाथ में पूरी पावर देकर देश छोड़ना चाहते हैं। 1946 में जब इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए तो जो कांग्रेस थी उनको काफ़ी एक बड़ी मेजोरिटी मिली। जो हिंदू इलेक्टोरेट था, जो हिंदुओं के वोट थे, उसमें कई जो ऐसे बड़े एरिया थे ज़्यादातर, वहाँ पे कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। और जो मुस्लिम लीग थी जिसे मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे लीड कर रहे थे, जो मुस्लिम बहुल एरिया था उन्हें वहाँ पर बहुमत मिला। ये जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने 1940 में जो इनके सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहाँ इन्होंने रिजोल्व किया था कि इनको पाकिस्तान चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम्स के लिए। और वो बिल्कुल एक कह सकते कट्टर विरोधी थे कांग्रेस के। 16 मई 1946 को जो प्लान आया था पार्टीशन ऑफ इंडिया का, वो रिलीजियस लाइंस पे आया था। ठीक है, ये जो प्लान था इसे वेवेल प्लान के नाम से जाता था। लॉर्ड वेवेल ने इसे बनाया था तो इसे वेवेल प्लान के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो था, इस जो वेवेल प्लान था जो 16 मई 1946 को आया था, इसके अकॉर्डिंग जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था वो रिलीजियस लाइंस पे किया जाना था। और जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर, वो फ्री थी कि वो इंडिपेंडेंस के बाद चूज़ कर सकती है, या तो वो अकेले रहना चाहें या फिर वो दोनों देशों में से, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से जिसके साथ भी मिलना चाहे मिल सकते हैं। तो जो लीग थी उसने तो अप्रूव कर दिया था इस प्लान को बिल्कुल कि भैया हमें मंजूर है, बट जो कांग्रेस थी उसने 16 मई को ही इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले ऐसे कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है ये एक सॉल्यूशन है। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो एक पूरी तरीके से मुस्लिम सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेड कर रहे थे, कि जो चाहते थे कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम उस टाइम पे जनसंख्या थी, उनके लिए अलग से ही एक नेशन हो पाकिस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ऐसे कांग्रेस लीडर थे, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ जो कांग्रेस लीडर जो सबसे पहले जिन्होंने ये सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया को, कि यही एक सॉल्यूशन है कि जिन्ना की ये जो आप कह सकते हैं कि जिन्ना की जो बांटने की राजनीति है उसका यही एक सॉल्यूशन है कि मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। जब जिन्ना का जो डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था उससे भी उन्हें काफ़ी उस समय पर गुस्सा हुए वो, और उस वजह से यही जो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्लान था, क्योंकि उन्होंने इतना उस समय पर भड़का दिया था उस समय पर लोगों को कि जो कम्युनल वायलेंस थे, जो जातिगत आधार पे उस समय पे जो हिंसा थी वो पूरे भारत में फैल गई थी। और ये कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर कांग्रेस उस समय पर इस चीज़ का सपोर्ट कर देती तो जो लॉर्ड वेवेल थे वो सरकार बनाने का न्योता भी जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना को ही देते। तो इसीलिए सरदार पटेल ने उस समय पर ये जो सेपरेशन था इसका पूरी तरीके से सपोर्ट किया कि हाँ पाकिस्तान अलग हो जाना चाहिए, ताकि जो लॉर्ड वेवेल है वो जो सरकार बनाने का मौका है वो पहले किसे दे, कांग्रेस को। एंड लॉर्ड वेवेल इन्वाइटेड द कांग्रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और लॉर्ड वेवेल ने मौका दिया कांग्रेस को कि वो सरकार बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने उसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस को एकजुट किया इस डिसीजन को लेकर। जब लॉर्ड लुइस माउंटबेटन उन्होंने फॉर्मली प्रपोज किया 3 जून 1947 को कि किस तरीके से जो देश है उसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, तो पटेल ने अपना अप्रूवल दिया इसे, और उन्होंने लॉबिंग की, मतलब नेहरू दूसरे कांग्रेस लीडर से बात की, उन्हें समझाया कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। गांधी जी जबकि ये जो फैसला था देश के विभाजन का उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, बट पटेल जो थे उन्होंने उनसे भी प्राइवेट मीटिंग करके बिल्कुल एक फ्रैंक डिस्कशन किया, उन्हें समझाया कि ये जो है, ये जो लीग का कोलाइशन है, ये जो राइजिंग वायलेंस है, ये जो सिविल वॉर का एक डर है, इसे रोकने का कहीं ना कहीं जो एक तरीका है वो पार्टीशन ही है। पटेल ने उस समय पे जो
रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह लगे थे, उन्हें इस्टेब्लिश करने में काफ़ी लीड ली, काफ़ी आगे बढ़कर उन्होंने काम किया, रिलीफ और इमरजेंसी सप्लाईज उन लोगों को प्रोवाइड करवाई, एंड बॉर्डर एरिया को भी उन्होंने उस टाइम पर विजिट किया पाकिस्तानी लीडर्स के साथ, ताकि वहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। इतने एफर्ट्स उन्होंने किए, बट उस समय देश का माहौल ही कुछ ऐसा था, जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो उस समय पे रणनीति थी, एक राजनीति में रणनीति जो उन्होंने अपनी डाली थी विभाजन की, उसके वजह से जो डेथ टोल था, ये जो विभाजन के समय जो दंगे हुए थे, तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इस बीच में, इस रेंज में लोग उस टाइम पर मारे गए थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल जब बने, तो उनके लिए जो सबसे पहला काम था वो ये था कि सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाकर एक इंडियन फेडरेशन को मजबूती से खड़ा करना। इस रिकॉर्ड में उन्हें ओटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने 1871 में जर्मनी को यूनिफाइड किया था, उनके एफर्ट्स को भी उनसे ही जोड़ा गया, उन्हीं की तरह माना गया, इसीलिए सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो 3 जून को मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग आइदर इंडिया और पाकिस्तान और चूजिंग इंडिपेंडेंस। तो सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी 565, उनको ऑप्शन दिया गया, आप इंडिया में मिल जाइए, पाकिस्तान में, या अकेले रहिए आप। तो गांधी जी ने उस टाइम पे पटेल को कहा कि जो प्रॉब्लम ऑफ स्टेट है ये इतनी डिफिकल्ट है कि सिर्फ आप ही है जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने उस टाइम पर वीपी मेनन, जो एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने उनके साथ काम भी किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया को, उनको अपना एक राइट हैंड मैन बनाया एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री, और उन्होंने जो अपना काम था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया को शुरू कर दिया। जब उन्होंने रूलर्स जो थे उस टाइम पे, जो राजा थे, उनमें अंदर एक जो देशभक्ति की भावना थी वो जगई। उन्होंने उन लोगों को बताया कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम एकता के साथ, देशभक्ति के साथ रह सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जो फोर्स का यूज़ करना था, ताकत का यूज़ करना था, वो करने से भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने पहले तो सबको एक डेडलाइन दे दी कि भैया 15 अगस्त 1947 हम आपको एक डेडलाइन दे देते हैं कि या तो आप जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट है कि आप भारत में मिलना चाहते हैं उसे साइन कर दे, या फिर गुड फेथ में रहकर या तो आप उसे साइन कर दे, या फिर आप तैयार रहें कि जो आपके खिलाफ जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे, या फिर आपके खिलाफ अगर पावर का या आर्मी का यूज़ किया जाएगा तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो सारी जो स्टेट्स थी वो विलिंगली मर्ज हो गई थी इंडियन यूनियन में। 3 को छोड़कर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो थे, उन तीनों ने इस जो सरदार पटेल का जो एग्रीमेंट था कि वो भारत में मिल जाएं, उसमें आने से मना कर दिया था। अब जो शाह नवाज भुट्टो थे, जो उस टाइम पे नवाब थे, ठीक है, कहाँ के, जूनागढ़ के, वो पाकिस्तान से काफ़ी दूर था, 80% उसकी पॉपुलेशन भी थी जो वो क्या थी, हिंदू थी, बट उन्होंने क्या कहा कि वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने उस टाइम पे डिप्लोमेसी का और फोर्स का दोनों का यूज़ किया। उन्होंने जो आर्मी थी उन्होंने उसको जूनागढ़ की तरफ भेज दिया, अपना जो रिजॉल्व दिखाने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए इंटेंशन के वो चाहते हैं कि जूनागढ़ जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत में जुड़ा रहे। उस समय पे एक प्लेबिसाइड मतलब एक जनमत टाइप से ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें 99.5% जो वोट थे वो इंडिया के साथ मर्जर के लिए दिए गए, और जो जूनागढ़ था वो भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद जो था उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी। आज का जो प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र थे, ये भी उस टाइम पे जो हैदराबाद था उसका हिस्सा थे। इसके जो रूलर थे निज़ाम उस्मान अली खान, वो एक मुस्लिम थे, जबकि हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी उसकी 80% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। तो जो निज़ाम थे उन्होंने बोला कि या तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर कर दिया कि उस टाइम पे, क्योंकि नेहरू जी जो थे वो यूरोप चले गए थे, तो क्योंकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल थे, तो उनकी अब्सेंस में जो प्राइम मिनिस्टर वाली पावर थी वो उनके हाथ में थी। उन्होंने आर्मी को ऑर्डर किया कि वो हैदराबाद पर हमला कर दे। ये जो एक्शन था, ये जो सरदार पटेल ने हैदराबाद को मिलाने के लिए ये जो आर्मी एक्शन लिया था, इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। और इसमें जो हैदराबाद की फोर्स थी उसे राजाकर फोर्सेस कहा जाता था। कई हजारों उनकी जो सिपाही थे वो मारे गए, बट हैदराबाद को सिक्योर कर लिया गया और इसे इंडियन यूनियन में मिला लिया गया। तो टोटल 562 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, जिन्हें सरदार पटेल ने भारत का हिस्सा बनाया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे भारत के, सी राजगोपालचारी, उन्हें नेहरू और पटेल के साथ ऐसा माना जाता था कि 1948 से 1950 तक जो रूल हुआ था, तो ये 3 लोग जो थे इन्होंने मिलकर उस समय पर
देश को यूनाइट करने में और देश के उस टाइम पे जो भी बड़े फैसले लिए गए उसमें इन तीनों का जो हमेशा रहता था काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता था। उन्हें काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल भी माना जाता है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडियन पुलिस सर्विस है, इसके फाउंडेशन में सरदार पटेल का जो रोल है उसे काफ़ी तवज्जो दी जाती है। माना जाता है कि वही थे जो ये मानते थे कि ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये कहीं ना कहीं इन्हें अगर अच्छे से कंट्रोल किया गया तो ये एक मजबूत डेमोक्रेटिक नेशन की जड़ बन सकती है, रूट बन सकती है। एंड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल अटैक, और क्योंकि उन्होंने इंडियन सिविल सर्वेंट जो थे उनका डिफेंस किया था पॉलिटिकल अटैक से। वो चाहते थे कि ये जो IAS IPS की जो पोस्ट होती है, इसे सिविल सर्वेंट की जो पोस्ट होती है, इसे हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से थोड़ा अलग रखा जाए। वो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी फैसले लेने के लिए हमेशा फ्री रहे। ही ऑलवेज नोन एज द पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज। अब सब कुछ तो ठीक था, बट उस समय जो कश्मीर का था मामला, वो सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट था। जब पाकिस्तान ने क्या किया, सितंबर 1947 में उन्होंने कश्मीर में इन्वेजन कर दिया, हमला कर दिया। सरदार पटेल ने इमीडिएटली जो ट्रूप्स थी उनको वो कश्मीर में भेजना चाहते थे, बट नेहरू और माउंटबेटन जो थे उन्होंने बोला कि भाई आप वेट कीजिए जब तक कश्मीर के जो राजा हैं वो भारत में एक्सीड होने के लिए, मतलब भारत से मिलने का जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं कर देते तब तक हम अब अपनी आर्मी वहाँ नहीं भेजेंगे। पटेल ने उस टाइम पे जो नेहरू थे उन्हें स्ट्रांगली एडवाइस किया, उन्हें सलाह दी कि भैया आप इन सब चीज़ों के लेके आर्बिट्रेशन के लिए, और ऐसा माना भी जाता है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में ले गए थे, कहीं ना कहीं ये कारण रहा आज कि आज भी जो कश्मीर है उसको लेके हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध हमेशा चलता रहता है, या कश्मीर का जो एरिया है वो इतना सेंसिटिव बना रहता है। सरदार पटेल ये मानते थे कि उस समय पे अगर नेहरू जी इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन नहीं जाते तो उसी समय इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल थी कि वो पूरे कश्मीर को जीतकर भारत का एक अटूट हिस्सा बना लेती। और उन्होंने उस टाइम पे इस चीज़ का भी विरोध किया था, और वो ये भी चाहते थे कि हमारे बायलैटरल अफेयर में अगर हम फॉरेन इंटरफेरेंस को इन्वॉल्व करेंगे, विदेशी ताकतों को हम बोलने का बीच में मौका देंगे, तो ये हमारे देश के लिए हार्मफुल होगा। फिर जब हमने देश का पार्टीशन हुआ था तो हमने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे कि जो पाकिस्तान है उन्हें 550 मिलियन जो है वो हम पे करेंगे। बट सरदार पटेल ने जब देखा कि पाकिस्तान जो कश्मीर में कर रहा है, सो इट इज़ नॉट गुड कि उन्हें वो पैसा दिया जाए। बट उस टाइम फिर गांधी जी बीच में आ गए, और गांधी जी जो थे वो आमरण अनशन पे बैठ गए कि भैया अगर पाकिस्तान को ये पैसा नहीं दिया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा और अपने प्राण भी त्याग दूंगा अगर ये फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ नहीं किया गया। और इसी कारण, इसी दबाव में आकर उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्हें ये अमाउंट पाकिस्तान को देना पड़ा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस पैसे का यूज़ उस टाइम पर जो इंडिया के खिलाफ वॉर था कश्मीर में उसे फाइनेंस करने में यूज़ किया। 1949 में एक और क्राइसिस आ गई इंडिया के ऊपर, वो ये थी कि जो हिंदू रेफ्यूजीज थे जिन्हें पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जा रहा था या वहाँ से मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, वो वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा के थ्रू भारत में आ गए, और उनका जो नंबर था वो उस टाइम अराउंड 8 लाख के आसपास था। नेहरू जी ने लियाकत अली खान जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्हें इन्वाइट किया कि भैया आप आइए, हम एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सरदार पटेल तो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़ के, बट फिर भी वो रिलक्टेंटली, मतलब बिना मन से बेमन से उस टाइम पे लियाकत अली खान से मिले और इस मैटर को डिस्कस किया। पटेल जो थे उन्होंने उस टाइम जो नेहरू जी ने एक प्लान दिया था कि एक पैक्ट साइन किया जाए जिससे एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए बोथ कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज़ में, और वो लोग आपस में मिलके एक शपथ टाइप से लें या फिर एक एग्रीमेंट साइन करें कि जो एक दूसरे के वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ है, इंडिया में मुस्लिम और पाकिस्तान में हिंदू, वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। नेहरू जी ने इसका काफ़ी विरोध किया कि जो पाकिस्तान है हम उन्हें क्यों, मतलब उनसे शांति वार्ता करना चाहते हैं या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। वो पेग जो था वो एक तरीके से बीच में अधर में लटका रह गया, और पटेल जो थे फिर उसके बाद वो पब्लिकली नेहरू की जो थी मदद के लिए सामने आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर पार्टी के नेताओं का, पार्टी की जो लीडर्स था उनका दबाव रहा, और एक तरीके से विरोध करते हुए भी उन्होंने नेहरू जी का साथ उस समय पर दिया। पटेल जो थे, सरदार पटेल, वो महात्मा गांधी के लिए इंटेंशनली लॉयल थे, काफ़ी उनके प्रति वो समर्पित थे, और उनके और नेहरू जी के बीच में कभी भी कोई अगर डिस्प्यूट होता था तो उसमें मध्यस्थता करने के लिए हमेशा वो गांधी जी को ही
इंक्लूड करते थे। कई ऐसे नेशनल इश्यूज रहे जिस पे हमेशा नेहरू जी और पटेल जी के बीच, सरदार पटेल के बीच, मतलब हमेशा उनके बीच जो तल्खी थी वो बनी रही। जब नेहरू जी ने कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहा तो पटेल ने उसका भी ऑब्जेक्ट किया और उनको जो था बिल्कुल जो होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल था उनसे साइडलाइन कर दिया। जो नेहरू जी थे वो जो सरदार पटेल का डिसीजन था कि जो स्टेट्स का इंटीग्रेशन है, जो स्टेट्स को एक्सीड करना था, उन्हें मिलाना था, उसमें जब नेहरू जी से कोई फैसले नहीं लिए गए, उनकी मदद नहीं ली गई, उनका राय नहीं ली गई, मशवरा नहीं लिया गया, न कैबिनेट से कोई सरदार पटेल ने उस टाइम पे पूछा कभी भी डिसीजन लेने से पहले, तो उन चीज़ को लेकर नेहरू जी भी उनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो सरदार पटेल ने उस टाइम पे गांधी जी को कहा, क्योंकि उनके और नेहरू जी के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वो बैठ नहीं रहा था, कि या तो वो इसमें जो मैटर में आए बीच में और उन्हें रिलीव करें उनकी ड्यूटी से, क्योंकि उनका जो ये पॉलिटिकल ओपन बैटल था सरदार पटेल का और जवाहरलाल नेहरू का, कहीं ना कहीं वो भारत को उस टाइम की जो इंडिया की डेमोक्रेसी थी, उस टाइम जो इंडिया की इंटीग्रिटी थी, उसको हर्ट कर रहा था। तो काफ़ी फैसले लेने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप गवर्नमेंट मत छोड़िए, क्योंकि एक जो फ्री इंडिया है उसको अगर जितनी ज़रूरत उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू की थी उतनी ही सरदार पटेल की भी थी। तो फाइनली जो क्रिटिसिज्म था, जो उस समय पे आरोप प्रत्यारोप थे मीडिया के द्वारा, दूसरे पॉलिटिशियन के द्वारा, और सरदार पटेल की होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी लगाए गए। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया तो भी सरदार पटेल के ऊपर उस समय पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे कि उनकी जो होम मिनिस्ट्री थी, उनकी जो सिक्योरिटी थी महात्मा गांधी की, वो इतनी पुख्ता नहीं थी कि वो महात्मा गांधी को प्रोटेक्ट कर सके। तो इमोशनली कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से सरदार पटेल एग्जॉस्ट हो गए थे और उन्होंने अपना जो एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन था, उनका जो एक रिज़ाइन करने का उन्होंने मन बना लिया था और उन्होंने वो सरकार को भेज दिया था कि मैं सरकार छोड़ दूंगा। तब नेहरू जी जो थे उन्होंने उनका जो सरदार पटेल का फैसला था, सरदार पटेल का जो रेजिग्नेशन था, उसे डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक फ्री हैंड है कि आप इंटीग्रेट करें पूरे भारत को। जो एक इंटीग्रेट करने का काम है, जो प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आप ही इस चीज़ को करेंगे। कई मैटर, कई पॉलिसी ऐसे रहे जिन पे जो सरदार पटेल थे, जैसे हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ, यूएन का जो मीडिएशन था कश्मीर मामले में, इसमें नेहरू जी और सरदार पटेल के बीच हमेशा वाद विवाद की स्थिति बनी रही। बट नेहरू जी जो थे उन्होंने, सरदार पटेल ने एक और उनको चीज़ कही थी कि जब 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया था तो सरदार पटेल चाहते थे कि उस समय पर जो तिब्बत है उसको हम असिस्टेंस भेजें, मदद भेजें, पर सरदार पटेल की उस टाइम पे नेहरू जी ने सुनी नहीं। और कहीं ना कहीं सरदार पटेल उस समय ये भी चाहते थे कि जो गोवा है उसे भी पोर्टुगीज से आज़ाद करवा दिया जाए। बट सरदार पटेल का उस समय पर साथ नेहरू जी ने फिर नहीं दिया। तो इन कई मैटर्स को लेकर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच डिफरेंसेस हमेशा बने रहे और यही कारण रहा कि गोवा को पोर्टुगीज से आज़ाद करवाने में आज़ादी के बाद कई और साल भी लग गए। तो सरदार पटेल, जिन्होंने सारा जीवन इस देश को एकजुट करने में, इस देश की एकता के लिए अपना दे दिया था, 15 दिसंबर 1950 को उन्हें एक हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक में सरदार पटेल की डेथ हो गई। कई सालों तक सरदार पटेल ने देश के लिए सब कुछ किया। उन्होंने जब तक वो राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में रहे, जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली, तब तक उन्होंने इस देश को जोड़ने का, इस देश को एक एकीकृत राज्य बनाने का, इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का और इस नेशन को, इस इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया बनाने का जो सबसे बड़ा, एक सबसे हार्ड टास्क था, उसे एकम्प्लिश करने का, उसे प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है वो सबसे ज़्यादा सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो क्योंकि आज मोदी जी कहते हैं, या फिर क्यों आजकल की जो गवर्नमेंट है, आजकल की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो इसी चीज़ को पकड़ के लगी रहती है कि सरदार पटेल या दूसरे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो जो डिज़र्व करते थे, वो उन्हें कभी नहीं मिली, ना सरदार पटेल को, ना भगत सिंह को। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी रही कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने सरदार पटेल को जो डिज़र्व्ड उनका रिकग्निशन था वो नहीं दिया। बट फाइनली आफ्टर, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार वहाँ पर उस समय पर बनी थी, जब राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, उस समय पर सरदार पटेल को उनकी मृत्यु के बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2014 में जब
बीजेपी लेड एनडीए पावर में आई तो उन्होंने जो 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल का बर्थडे भी है उसे एक एनुअल नेशनल सेलिब्रेशन राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। और 2012 में जब आउटलुक इंडिया का एक पोल हुआ ग्रेटेस्ट इंडियन का, तो उसमें भी सरदार पटेल जो थे उन्हें 3rd रैंक मिली। ये जो पोल हुआ था इसमें फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे और जो 2nd नंबर पे रहे थे वो रहे थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सरदार पटेल, द मैन who united our country, who made our country a union, who sacrificed all his wishes, all his well-being for the welfare of this nation and for uniting this nation। तो इस देश को एकीकृत बनाने के लिए, इस देश को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल ने अपना सारा जीवन इस देश के लोगों के ऊपर और इस देश के ऊपर समर्पित कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।